नंबर पैटर्न एक चैप्टर होता है, इसके अंदर बेसिकली क्या करना होता है आपको, कुछ आपको सीक्वेंस दी हुई होगी, उस सीक्वेंस को रीड करते हुए आपने नेक्स्ट टर्म प्रेडिक्ट करनी होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, अगर 2 4 6 8 10 है, अब इसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या होगी ये आपको प्रेडिक्ट करनी है। तो जाहिर सी बात है, एक बहुत कॉमन सा आंसर है, क्या आंसर आएगा इसका, 12 14 16, ये नेक्स्ट 3 टर्म्स आएंगे इसके बाद, ठीक है ना। और कहते हैं इसी तरीके से, ये चैप्टर नंबर कौन सा है, चैप्टर 15 है। जो बच्चे बुक से देख रहे हैं, लास्ट वाली बुक में होगा, ये चैप्टर नंबर 15 है। ओके, इसी तरीके से अगर मैं आपको एग्जांपल और दूं, 1 4 7 10 13, अगर नेक्स्ट 3 टर्म्स आपको बतानी है तो क्या आंसर होंगे इसके, 1 4 7 10 13, मतलब 3 3 बढ़ते जा रहे हैं, तो ये होगा 16 19 और 22, ठीक है। इसी तरीके से जो है ना कहते हैं 2 6 10 14, इसके बाद नेक्स्ट 3 टर्म्स अगर निकालनी होंगी तो क्या होंगी वो, 18 22 और 26। अब बात ये है कि ये टर्म्स देखते हुए हम नेक्स्ट टर्म प्रिडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। टर्म्स देखते हुए हम नेक्स्ट टर्म प्रिडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये है कि जैसे कि ना एक और एग्जाम, ये जो टर्म्स मैंने तीनों लिखी हैं, तीनों के अंदर क्या आ रहा है, ये है एरिथमेटिक सीक्वेंस। एरिथमेटिक सीक्वेंस कौन सी होती है, एरिथमेटिक सीक्वेंस वो होती है इसके अंदर कॉमन डिफरेंस हो, कॉमन डिफरेंस हो, ठीक है। क्योंकि देखो हर दो टर्म के बीच में फिक्स एक डिफरेंस है, इसमें क्या 2 2 का गैप था, इसके अंदर 2 2 का गैप था, इसमें कितना है 3 3 का गैप है, इसमें 4 4 का है। एक फिक्स नंबर अगर प्लस या माइनस हो रहा हो ना तो उसको कहते हैं एरिथमेटिक सीक्वेंस, ठीक है। एरिथमेटिक सीक्वेंस के अंदर टर्म एन का फॉर्मूला होता है a प्लस डी ब्रैकेट n माइनस 1, ठीक है, जिसमें से a क्या है, a इज द फर्स्ट टर्म, d है कॉमन डिफरेंस, और n जो होता है, n होता है नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। ये सब मैं पिछली क्लास में आपको पढ़ा चुका हूँ, एक थोड़ा सा शॉर्ट सा रिकैप देना चाह रहा था मैं, ठीक है। ये अरिथमेटिक सीक्वेंस के लिए है। अगर अरिथमेटिक सीक्वेंस ना हो तो उसके अलावा भी बहुत सारी टाइप्स की सीक्वेंसेस होती हैं, जैसे कि 1 4 9 16 25, इसके आगे के 3 टर्म्स कोई मुझे बता सकता है क्या होनी चाहिए, इसके आगे के 3 टर्म्स क्या होंगे बताओ। 36 यस, 36 49 49 और 64। कैसे पता चला हमें, इनकी स्क्वायरिंग हो रही है, ठीक है ना। अच्छा, इसका टर्म क्या होगा, टर्म एन का फॉर्मूला इसका क्या होगा, टर्म एन इज इक्वल्स टू हो जाएगा इसमें एन स्क्वायर। तो देखो स्क्वायरिंग हो रही है ना, यहाँ पे जैसे कि एन की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब n की जो वैल्यू है, n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म, मतलब पहला नंबर है ये तो n की वैल्यू 1 होगी, दूसरा नंबर है तो n की वैल्यू 2, तीसरा नंबर है तो n की वैल्यू 3 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से ये 8 नंबर्स हैं, ठीक है ना। तो अब n स्क्वायर है टर्म n का फॉर्मूला। इसी तरीके से एक और एग्जांपल देता हूँ, एक और एग्जांपल ये होगी 0 3 8 15 24। अब नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होंगी इसकी, नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होंगी इसकी, कोई बता सकता है मुझे, सीक्वेंस को जरा रीड करने की कोशिश करें। 35 48 63 35 48 और 63, कैसे पता चला, ये इस तरह पता चला कि ऊपर वाली टर्म में से एक कम हो रहा है, ऊपर वाले में से -1 हो रहा है, तो 1 - 0 1 - 1 0, 4 - 1 3, 9 - 1 8 एंड सो ऑन। तो इसका जो टर्म एन का फॉर्मूला होगा, टर्म एन का वो होगा n स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। इस तरीके से चल रहे हैं। और एग्जांपल इसकी मैं दूंगा आपको, क्या है 1
8, 27, 64। अब नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होंगी जी? कोई बता सकता है नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होंगी? इसके अंदर क्या हो रहा है? क्यूब हो रहा है। 1 का क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब। अब क्या होना चाहिए? 5 क्यूब, यानी कि 125। 125 और 6 का क्यूब क्या होता है? 216। ठीक है। 7 का क्यूब क्या होता है? 343। ठीक है बच्चों, तो ये इसका आंसर क्या होगा? टर्म एन का फॉर्मूला क्या होगा? टर्म एन होगा एन क्यूब। सही है। अच्छा, अब एक और एग्जांपल मैं आपको दूंगा। अगर 0, 6, 24, 60, 120, अगली 3 टर्म्स बताओ मुझे, अगली 2 टर्म्स बताओ। हाँ जी, जिसने सबसे पहले बताया, अभी तो कुछ दे भी नहीं सकता कि नाम सामने नहीं है, बस जल्दी से बताओ, फौरन से बस बताना है जी। नेक्स्ट 2 टर्म्स कोई बता सकता है? किसी को दिमाग में आ रहा है? रीडिंग करनी है, देखो सीक्वेंस की। 210 210, वेरी गुड। किसने बताया ये? सैद हाँ, सैद उसैद। ओके, गुड। बाकी नेक्स्ट 336 336, वेरी गुड। कैसे पता चल रहे हैं आप लोग को? ये इसका फॉर्मूला क्या है टर्म Sir, एन का? it's n cube minus I guess एन क्यूब माइनस 1 because एन n क्यूब plus माइनस n. एन। क्योंकि देखो क्या हो रहा है, पहले वाले में इससे इससे क्या किया हमने? एक माइनस किया। ठीक है, -1 हुआ पहले वाले में। फिर क्या हुआ? -2 हो गया, फिर -3 हो गया, फिर -4 हो गया, देन -5 हुआ, तो इसी तरह से -6 और फिर आखिर में -7। ठीक है ना, इस तरह ये निकल गए। और क्या आंसर, क्वेश्चन क्या बन गया इसका? फॉर्मूला क्या बन गया? एन क्यूब माइनस एन। ठीक है, माइनस एन क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है, देखो जो नंबर आ रहा है, मतलब पहले वाले में एन की वैल्यू 1 थी तो 1 माइनस हुआ है, फिर एन की वैल्यू 2 थी, 2 माइनस हुआ, फिर 3 माइनस हुआ, 4 माइनस हुआ। इसका मतलब है एन क्यूब माइनस एन आ रहा है आंसर। ठीक है, इस तरह से आपने आइडेंटिफाई करनी होती है और फिर उसके फॉर्मूला लिखना होता है। जब कॉमन डिफरेंस होगा ना, एक सेकंड में आपको क्वेश्चन ले रहा हूँ। जब कॉमन डिफरेंस होगा, जब एरिथमेटिक सीक्वेंस होगी तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, एरिथमेटिक के अलावा कोई भी सीक्वेंस होगी तो आपने खुद फॉर्मूला इसका सोचना है दिमाग में अपने। यस, अब आप पूछें। सर मैं पूछ रहा हूँ, अगर ये आपको ऊपर वाले ना दें, जैसे आप नहीं 1, निकाल सकते, 8, ऐसा नहीं होगा बेटा, 27। ये तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। ऐसी बात है, आपको समझ ही नहीं आएगा क्या करेंगे। तो ये इतना ऐसा नहीं अच्छा करेंगे कि आपको ऊपर वाला देंगे ताकि आपको हिंट मिले, वरना आपको तो ये दिमाग में ही नहीं आएगा ना कि यार ये क्या हो रहा है। ठीक जी है, अगर ऊपर वाला ना देना तो खाली आप इसको देखोगे तो ये तो कोई सीक्वेंस आपको समझ ही नहीं आएगी क्या बन रही है। तो दैट इज वेरी डिफिकल्ट, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। जब भी वो क्वेश्चन इस तरह का देते हैं ना, तो ये सही है 3-4 पार्ट्स में देते हैं आपको, जो है ना, आहिस्ता आहिस्ता हिंट देते हैं। हर एक पार्ट अगले पार्ट के लिए हिंट होता है। ठीक है, ये सब बात आप कुछ कह रही हैं? नहीं सर, वो क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब आते हैं हम पास्ट पेपर्स। थोड़ा सा एक रिकैप हो गया आप लोगों के लिए ताकि आप लोग भूले बिल्कुल परेशानी ना हो। अब हम आते हैं पास्ट पेपर्स पर, कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में जहाँ से छोड़ा था वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमने 3 तक कर लिया था। क्वेश्चन 4 तक किया था। आज क्वेश्चन नंबर 5 से कंटिन्यू करेंगे। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीक्वेंस।
इस सीक्वेंस के अंदर मिसिंग नंबर कोई बता सकता है? यस, थोड़ा सा सीक्वेंस को रीड करने की कोशिश करो। सर फर्स्ट ए वाले में 9 है, 3 का टेबल है। सर 12 3 है का टेबल लग रहा है। देखो जी। 1 के बाद 2 ऐड हुआ है, उसके बाद 3 ऐड हुआ है, फिर क्या होंगे 4 ऐड होंगे, फिर 5, फिर 6, फिर 7, इस तरह चल रहा है ये। समझ आ रही? पहले देखो 2 ऐड हुआ, उसके बाद 3, उसके बाद हम करेंगे 4 ऐड, फिर 5 ऐड करेंगे, तो मतलब ये आएगा 10। 10. एक आंसर हो जाएगा 10। ठीक है ना? देखो 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, बिल्कुल सीक्वेंस बन रही है। ठीक है ना? 2 का फर्क है, फिर 3 का, 4 का, फिर 5 का, फिर 6 का, और फिर 7 का, ये सीक्वेंस बन रही है। पार्ट बी, द 7th टर्म इन द सीक्वेंस। अब 7th टर्म निकालनी है, टर्म 7 निकालनी है, तो ये इन्होंने फॉर्मूला दे दिया है, खुद बता दिया फॉर्मूला, तो उसके अंदर बस n की जगह 7 पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। 3 7 जा 21 माइनस 1, 20 आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये अब अलग है, इस वाले से रिलेटेड नहीं है, पार्ट बी। ये बोला हुआ द 7th टर्म इन द सीक्वेंस whose nth term is this find an expression in terms of n for the nth term of the sequence। अच्छा सर ठीक, सर पार्ट ए में तो 7 टर्म दी हुई है, तो पार्ट बी में 7 टर्म पूछी हुई पार्ट क्यों है? बी पार्ट ए से रिलेटेड नहीं है बेटा। ठीक है। ठीक है, पार्ट बी जो है वो पार्ट ए से रिलेटेड नहीं है। पास्ट पेपर्स में बेटा ये टॉपिक 15 है। ठीक है, अच्छा अब आपको ये वाला जो लास्ट वाला दिया हुआ है, इसको जरा आप देखो। अच्छा अब लास्ट में क्या बोला? फाइंड एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ n फॉर द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। अब ये जो सीक्वेंस दी हुई है ना, इसकी nth टर्म बतानी है। ये सीक्वेंस क्या है आपकी? 5, 9, सर 4 का डिफरेंस है। 13, 17, 21, कितने? सब में 4 का फर्क है, देखो इन दोनों में 4 का, जी सर। मतलब ये अरिथमेटिक सीक्वेंस हो गई। ठीक है ना? अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर मजे की बात है, तीनों पार्ट्स एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन में कहीं बोला भी नहीं है ना कि हम ये सारे रिलेटेड हैं, इसीलिए आपको जो है कहते हैं ये देखना है, जबरदस्ती नहीं ये करना कि सारे पार्ट एक दूसरे से रिलेट कर रहे होंगे। ये आपको इन्होंने सीक्वेंस दी हुई है और बोला है इसकी nth टर्म बताओ, टर्म n बताओ उसकी, तो टर्म n इसकी हो जाएगी a प्लस डी ब्रैकेट n माइनस 1। ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है, ये आपने जज करना है, उससे पहले यही देख लेना है कि अरिथमेटिक तो नहीं है। अगर अरिथमेटिक है तो उसका फॉर्मूला आपको पता है, साफ बात है। लेकिन अगर अरिथमेटिक नहीं है तो फिर आपने खुद ढूंढना है इसका फॉर्मूला अपनी मर्जी से, थोड़ा सा जो है ना दिमाग लगाना है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। ठीक है, फर्स्ट टर्म ए क्या है आपका? 5 है, कॉमन डिफरेंस डी है 4, फॉर्मूला लगाएंगे टी एन इज इक्वल्स टू ए प्लस डी ब्रैकेट n माइनस 1। जब भी फॉर्मूला लगाते हैं ना तो n की जगह कोई वैल्यू नहीं डालते, n ही आता है। तो फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हो किसी चीज़ का, तो टर्म n का फॉर्मूला हो गया 4n माइनस 1। ठीक है, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों पार्ट एक दूसरे से रिलेटेड नहीं थे, अलग अलग हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को फिलहाल के लिए छोड़ेंगे, मैं आगे पहले एक जैसे सिमिलर क्वेश्चन करवाना चाह रहा हूँ पहले। चलो क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, लुक एट दिस पैटर्न। अच्छा भाई, इस पैटर्न के अंदर जो है राइट डाउन द 8th लाइन ऑफ द पैटर्न। इस पैटर्न की 8th लाइन क्या होगी?
देखो पहली लाइन है 1 स्क्वायर माइनस 0, दूसरी लाइन है 2 स्क्वायर माइनस 1, तीसरी है 3 स्क्वायर माइनस 2, 4 स्क्वायर माइनस 3, यानी कि 8 8 लाइन होगी square minus 7 square. 8 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। और इजिकल्स टू क्या होगा? इजिकल्स टू भी अगर 15 हम देखें, ये पहले वाले हैं 1 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर है और आंसर क्या आ रहा है? 1 ही आ रहा है, मतलब 1 प्लस 0 1। फिर 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, आंसर 3 आ रहा है, 2 प्लस 1 3। यूं भी देखो एक सीक्वेंस बन रही है, नहीं भी एक रिलेशन बन रहा है, 3 प्लस 2 5, 4 प्लस सर ये होगा 8 प्लस 7 15। 3 बात समझ आ रही? यूं भी रीड करो जरा सीक्वेंस को। अगर एक ये वाले में पहले वाले में क्या हो रहा है? 1 प्लस 0 आंसर आ रहा है, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, 4 प्लस 3 7, इसमें भी 8 प्लस 7 15 होगा। और वैसे भी चेक कर लो, 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64, और 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49, माइनस कर लो तब भी 15 बनेगा। ठीक है, पार्ट 1 हो गया इसका। पार्ट 2 में बोला हुआ है द nth लाइन ऑफ द पैटर्न। अब nth लाइन में क्या होगा? n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू n प्लस n माइनस 1, यानी कि ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2n माइनस 1। ठीक है, एक मतलब फिर से बता देता हूँ, ये nth लाइन ऑफ द पैटर्न कैसे निकाली हमने? देखो जिस तरह 8th लाइन बोली थी तो 8 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर हुआ था ना, तो nth लाइन बोली है तो क्या होगा? n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 का स्क्वायर। क्योंकि देखो nth लाइन के अंदर जो है, जो भी n की वैल्यू होगी वो उसका स्क्वायर आएगा, और माइनस करेंगे उसमें से एक कम करके स्क्वायर, तो n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, और इजिकल्स टू क्या होगा? इजिकल्स टू में ये दोनों प्लस होते हैं, तो n भी प्लस हो जाएगा और n प्लस 1 n माइनस 1 भी प्लस हो जाएगा। तो इनको ब्रैकेट में मैंने प्लस कर लिया, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, ये सब बात आप कुछ कह रही हैं? सर ये n टर्म में n माइनस 1 क्यों हुआ? देखो पहले 8 टर्म में क्या था? 8 माइनस 1 था ना, इसी तरह nth टर्म में n माइनस 1 होगा। सर 8 टर्म में माइनस 1 कहाँ से है? मतलब देखो माइनस 1 इसलिए आ रहा है कि देखो ये 4 के साथ 3 आ रहा है ना, एक कम हो रहा है, 3 के साथ 2 आ रहा है, 2 के साथ 1 आ रहा है, तो जो भी n होगा उससे एक कम होगा ना। ठीक है। 8 के साथ 7 आया था ना, क्यों आया था? क्योंकि जो 8 है तो इसके से एक कम, तो ये n में जो भी वैल्यू आएगी उससे एक कम करके स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, और इजिकल्स टू के उस तरफ ये दोनों स्क्वायर के अंदर वाले नंबर्स प्लस हो जाएंगे। जैसे 8 प्लस 7 किया था हमने, 15 आया था, तो इस तरह n प्लस n माइनस 1 कर देंगे, तो ये फाइनल आंसर बन गया। इसी तरीके से पार्ट बी पर आते हैं। यूज द पैटर्न टू फाइंड 340 स्क्वायर माइनस 339 स्क्वायर। 340 स्क्वायर माइनस 339 का स्क्वायर। अब आंसर आपको क्या होगा इसका? आप पैटर्न यूज करो। देखो ये कैलकुलेटर है नहीं हमारे पास, पेपर 1 का क्वेश्चन है, तो हम क्या करेंगे? ये वाला पैटर्न के जरिए यूज करेंगे कि यहाँ पर जो है ना, क्या कहते हैं, इन दोनों को प्लस कर देंगे, 340 प्लस 339। हमने ये रीड कर लिया ना पूरे क्वेश्चन में कि बराबर में जो है वो इक्वल्स टू के उस तरफ इन दोनों को प्लस करने से आता है। 300 ये प्लस कर लेते हैं दोनों को, 679, ये हमारा आंसर हो गया 679। पार्ट 2 है द इंटीजर्स x एंड y आर सच दैट x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 701। अब आपको ये बोल रहे हैं x और y दो इंटीजर्स हैं और इन दोनों का स्क्वायर जो है वो इज इक्वल टू 701 आ रहा है। अब आप बताओ x और y की वैल्यूज। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, जरा दिमाग इस्तेमाल करो, बताओ यहाँ पर कौन सी मैं दो वैल्यूज रख सकता हूँ कि आंसर 701 आ जाए। हमें ये भी पता है कि ये दोनों वैल्यूज क्या होंगी? बिल्कुल एक दूसरे से करीब होंगी, मतलब एक का फर्क होगा दोनों में। ये 701 है, अगर मैं इसको डिवाइड बाय 2 कर दूं, आधा ही कर दूं, तो आंसर क्या आएगा? 350.5 आएगा। तो अगर मैं ये एक 351 रख लूं और एक 350 रख लूं तो आंसर 701 आ जाएगा। देखो बिल्कुल जितने भी हैं सारे के सारे, इसमें क्या हो रहा है? 7 है, अब 7 डिवाइड बाय 2 करेंगे 3.5 आएगा ना, तो एक 4 है और एक 3 है, यूं रखे हुए ना दोनों। ये वाला 5 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 2.5 आएगा, तो एक 3 है और एक 2 है। इस तरह से 701 को मैंने डिवाइड बाय 2 कर दिया तो क्या है? मेरे पास 350.5 आ गया। तो मैंने क्या किया? एक 351 रख लिया,
एक 350 रख लिया, ये इजी हो गया मेरे लिए, ज़्यादा लंबी चौड़ी वर्किंग करने की जरूरत नहीं पड़ी भाई। बात समझ आ रही है? देखो थोड़ा सा इसके अंदर है ना, आपने अपना दिमाग इस्तेमाल करना है, कोई फिक्स फॉर्मूले नहीं है, ठीक है ना। आपने अपनी जजमेंट यूज करनी, जिस तरह अक्सर ये गेम की तरह है, गेम्स आ जाती है ना एग्जाम हमारे पास अक्सर फोन पे फेसबुक पे इधर उधर कहीं ना कहीं रिडल्स आ रही होती हैं, इसको सॉल्व करो, तो उसमें क्या करना है भाई, डायरेक्टली आपको जज करना है पैटर्न को रीड करते हुए कि पिछले क्वेश्चंस में ऊपर वाले ये पैटर्न्स को रीड करते हुए कोई इसका हल निकालना है हमें। तो इस तरह ये आंसर 351 स्क्वायर माइनस 350 का स्क्वायर आ जाएगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यूज चेंज है। मैं इसमें आप लोगों को 1 मिनट का टाइम दूंगा, पहले सब खुद से जरा सॉल्व करें अपने पास, फिर मैं डिस्कस करूंगा। एक दफा सब इसके आंसर्स लिख लें अपने पास, सॉल्व करें। जब भी बेटा क्लास आप लोगों ने लेनी है, एक इंपॉर्टेंट बात है, सब अपने पास कॉपी और पेंसिल लेकर बैठेंगे। खाली सिर्फ जो है ना मूवी की तरह नहीं देखना आपने, बस चला मोबाइल पे बेड पे लेटे हुए मोबाइल से देख रहे हो, बस ऐसा आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा जब तक आप साथ साथ लिखोगे नहीं, ठीक है। सब जाके पास पेपर्स ले लें वर्ड से, ताकि आप लोग वो साथ साथ सॉल्व भी करते रहें और आपका जो है प्रैक्टिस होती रहे इस तरह से। आई एम गिविंग यू 2 मिनट, जल्दी से सब सॉल्व करें इसको, फिर आंसर हम डिस्कस कर लेंगे। आई होप कि कर लिया होगा सबने अब तक, मुझे बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो 7th लाइन ऑफ द पैटर्न क्या होगा, 7 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13। 13 ठीक है। पार्ट 2, द nth लाइन ऑफ द पैटर्न, n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू n प्लस n माइनस 1, यानी कि 2n माइनस 1। पार्ट बी का 1, यूज द पैटर्न टू फाइंड 250 स्क्वायर माइनस 49 स्क्वायर। तो आंसर हो जाएगा 499 499। 499 So the integers x and y are such that x square minus y square is equals to 801। क्या करेंगे, 801 को डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, 401 1 होगी 401 400 स्क्वायर माइनस 400 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 801। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Bob makes fences using identical metal rods. One meter long. The rods are bolted together at their ends. ठीक है, ये देखो ये जो डॉट करके है ना, ये क्या है, ये बोल्ड है। ठीक है, ये डॉट है ना, डॉट ये बोल्ड है, और ये बाकी रॉड हैं, हर 2 रॉड जहाँ पे कोने कोने पे बोल्ड लगे हुए हैं। ठीक है, अब इन्होंने ये टेबल बना के दे दी आपको। राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू। देखो पहली वाली रॉड में 5 बोल्ड लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5, सही है। दूसरी में 8 हैं, फिर 11 हैं, तो चौथी में कितने होंगे? आप वैसे सीक्वेंस ही आइडेंटिफाई कर सकते हो, 3 का फर्क आ रहा है, तो पी की वैल्यू क्या होगी? 14। और अगर चाहो तो गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, टोटल 14 हो गए। पार्ट बी 27 अच्छा ये पी की वैल्यू आ गई, सॉरी क्यू नहीं निकाली मैंने।
27 वैल्यू क्या होगी? 27 क्यू में अगर हम देखें जरा, ये 6 है फिर 13 है, कितने का फर्क आया? 7 का। फिर दोबारा 7 का फर्क आया तो फिर 7 का ही आएगा, ठीक है। 27 होगी क्यू की वैल्यू। अगर हम चाहें तो गिन के भी देख सकते हैं, गिन ले एहतियातन। रॉड्स देखनी है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो गई, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 बन रही है। तो दो फिर काउंट कर लेते हैं, कोई मिस, बीच वाली 3 मिस आउट हो गई। 25 नहीं सर 27 27 ही हो रही है पूरी, ठीक है, पूरी 27 है, ठीक है। देन पार्ट बी, गिवन दैट b is equals to 3n plus k Plus 2. where k is a constant, find the value of k। Sir, plus 2. बोल्ट्स है ना, इसके बारे में इन्होंने क्या बोला है, फॉर्मूला दे दिया है। वैसे अगर नहीं दिया होता तो हम फॉर्मूला खुद भी निकाल सकते थे, हम फॉर्मूला a प्लस डी ब्रैकेट n माइनस 1 से निकाल सकते थे। अब इन्होंने खुद दे दिया है, सिर्फ k की वैल्यू अननोन है, तो हम निकाल सकते हैं ऐसे ही कोई भी वैल्यू रख लें। लेट से कि अगर मैं ये वाली वैल्यू चूज करता हूँ, नंबर ऑफ बोल्ट कितने हैं यहाँ पर? 8 हैं। नंबर ऑफ बोल्ट की जगह 8 रख दो, और n की जगह क्या रखेंगे? 2 और प्लस k। यहाँ से मेरे पास k की वैल्यू आ जाएगी। एक तरीका ये है, 2. या फिर दूसरा तरीका ये कि मैं प्रॉपर्ली जो है वो a प्लस डी ब्रैकेट n माइनस 1 लगा के आंसर ही निकाल लूँ। यहाँ से आ गई k की वैल्यू 2, ठीक है। मतलब इसमें कोई भी रख सकते थे। अगर मैंने 8 रखा है तो n की वैल्यू लाजमी सी बात है 2 डलेगी। अगर मैं 11 रखता तो n की वैल्यू 3 डलती। अगर मैं ये 5 रखता मैं बोल्ट की जगह तो n की वैल्यू 1 डलती। इनमें से कोई भी एक सिलेक्ट करके हम कर सकते थे। ऑन द अदर हैंड मेरे पास एक और तरीका ये था कि मैं b इज इक्वल्स टू रखता a प्लस डी ब्रैकेट n माइनस 1, ठीक है, क्योंकि ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है, एक फिक्स नंबर प्लस हो रहा है, 3 प्लस हो रहा है। अब इसमें a क्या है? फर्स्ट टर्म a हो जाता 5 प्लस डी, डी क्या है? कॉमन डिफरेंस, कितने का डिफरेंस है? 3 का, और ब्रैकेट में डाल के n माइनस 1, ठीक है। b की वैल्यू आ गई 3n प्लस 2, सही है। तो ये आ गई आपकी b की वैल्यू। देन पार्ट सी, फाइंड एन एक्सप्रेशन। सर ये पार्ट रिपीट कर दें पार्ट। अच्छा, यहाँ से मेरे पास देखो b की वैल्यू आ गई 3n प्लस 2। इसका मतलब है यहाँ पर b की वैल्यू क्या दी हुई थी? 3n प्लस k दी हुई थी। इसका मतलब है k की वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है। देखो पार्ट बी के अंदर सिंपली इन्होंने बोला हुआ है कि k की वैल्यू निकाल के दिखाओ। मैंने क्या किया, मैंने बोला ये b में जो है अरिथमेटिक सीक्वेंस फॉलो हो रही है, तो मैंने क्या किया कि a प्लस डी ब्रैकेट n माइनस 1 रख दिया। यहाँ से b का फॉर्मूला बन गया 3n प्लस 2, और इन्होंने बोला 3n प्लस k, इसका मतलब k की वैल्यू 2 हुई। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि इन्होंने b की वैल्यू दी हुई 3n प्लस k, तो मैंने कहा यार कोई भी b की, ये जितनी भी वैल्यूज है ना, ये सारी की सारी b की वैल्यूज हैं, इनमें से कोई भी b की वैल्यू चूज कर लेते हैं। मैंने चूज कर ली 8। अगर b की वैल्यू 8 है तो n की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी, ठीक है ना। तो n की जगह 2 डाला तो b की जगह 8 डाला, यहाँ से k की वैल्यू 2 आ गई। इधर से भी दोनों तरीके से k निकालने के। सर n की वैल्यू 2 कैसे हो गई? जी, n की वैल्यू 2 है कि मैंने 8 ली है ना, ये वाली बोल्ट की वैल्यू 8 ली है। तो जब ये बोल्ट की वैल्यू 8 है, n जो होता है ना वो ये होता है कौन से नंबर वाली सीक्वेंस। अब जैसे कि सेकंड है ना, ये सेकंड टर्म है तो n की वैल्यू भी 2 होगी। अगर मैं लेट से ये बोल्ट की वैल्यू 5 लेता तो n की वैल्यू मुझे 1 डालनी पड़ती। अगर मैं बोल्ट की वैल्यू 11 लूंगा तो n की वैल्यू 3 डालनी पड़ेगी। इस तरह से चलेगा। n जो है वो बता रहा है कौन सी नंबर सीक्वेंस में 8 कैसा आया? ठीक है। यस, कुछ कह रहे हैं बेटा आप? सर मुझे ये समझ नहीं आया, आपने b को b की जगह 8 लिख दिया, फिर ये सब। देखो बात ये, मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि ये जो नंबर ऑफ बोल्ट्स है ना, नंबर ऑफ बोल्ट्स को इन्होंने b से डिनोट किया है, ठीक है। ये देखो डॉट डॉट लगा के आगे b लिख दिया है। ये जो नंबर ऑफ बोल्ट्स है ना, ये सारे सबको इन्होंने b की जगह b से डिनोट किया है, ठीक है।
तो यानी कि अगर मैं एक फॉर्मूला बनता है ना, मेरा फॉर्मूला क्या बना हुआ, इस तरह टर्म एन का फॉर्मूला बनाते थे ना, टर्म एन इज इक्वल टू 3n प्लस के, तो टर्म एन की जगह उन्होंने बी लिख दिया। अब b इज इक्वल टू 3n प्लस के आ गया। अब n की जगह कोई वैल्यू डालेंगे, मैं अगर n की जगह मैं 2 डालूंगा तो मेरा b का आंसर क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। जब मैंने n की जगह 2 डाला और आंसर में मैंने b की जगह 8 रख दिया, तो यहाँ से मुझे k की वैल्यू पता चल गई। अगर मैं चाहूँ तो मैं ये भी कर सकता हूँ, अगर n की जगह लेट से b की जगह 11 रखूँ तो n की जगह क्या रखूँगा, 3। तो यहाँ से मेरे पास k की वैल्यू 2 आ जाएगी, यहाँ से भी 2 ही आएगी, ठीक है ना। तो मतलब ये है कि मुझे k की वैल्यू निकालनी थी, तो मैं कोई भी एक b की और n की वैल्यू डाल के k की वैल्यू निकाल सकता हूँ। एक तरीका ये था इसको सॉल्व करने का। दूसरा ये था कि वो नॉर्मली जो हम अरिथमेटिक सीक्वेंस का फॉर्मूला लगाते हैं, a प्लस डी ब्रैकेट n माइनस 1, ये मैंने लगा दिया, इसके जरिए भी निकल गया 3n प्लस 2, ठीक है। अब आगे चलते हैं पार्ट डी पर। पार्ट डी में बोला, अच्छा पार्ट सी सॉरी, एक्सप्रेस r इन टर्म्स ऑफ n। अब r का फॉर्मूला बनाना है। r इज इक्वल्स टू क्या होगा, ये भी अरिथमेटिक सीक्वेंस है ना, एक फिक्स नंबर 7 प्लस हो रहा है, r इज इक्वल्स टू होगा a प्लस डी ब्रैकेट n माइनस 1। a क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, 6 है, डिफरेंस है 7 का, ब्रैकेट में n माइनस 1 आ जाएगा। r की वैल्यू हो गई 7n माइनस 1, ठीक है। देन पार्ट डी, Bob has 200 bolts and 400 rods. How many complete fences can he make which have a length of 6 meters? ठीक है, ये कह रहे हैं एक बंदा है बॉब, उसके पास जो है 200 बोल्ट्स हैं और 400 रॉड्स हैं, वो कितनी जो है कहते हैं फेंस बना सकता है, फेंसेस, जिनकी लेंथ जो है वो 6 सेंटीमीटर हो, ठीक है। अब एक बात हो, अगर मुझे 6 सेंटीमीटर मतलब ये कि लेंथ है, n की वैल्यू 6 है, इसका मतलब है, ठीक है, मुझे n की वैल्यू 6 है, तो मुझे कितने बोल्ट चाहिए होंगे एक पूरा ये फेंस बनाने के लिए। अगर मैं 6 टर्म ले लूं उसके अंदर सीक्वेंस में 6 टर्म, आप लोग अगर ये देखें 5 8 11 के बाद क्या आया था, 11 के बाद 14 आया था, 14 के बाद 17 और फिर क्या आएगा, 20 आएगा। 6 टर्म जो है वो 20 है, बोल्ट 20 चाहिए। और यहाँ से अगर 6 टर्म ले दो, 6 के बाद 13, फिर 20, फिर 27, 27 के बाद 2 टर्म्स और आगे ले जाओ, 27 में 7 ऐड होगा 34, फिर 7 और ऐड होगा तो 41। तो 6 टर्म में जो आपको रॉड चाहिए होंगी वो 41 चाहिए होंगी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन में बोला हुआ क्या है, देखो एक बॉब के पास 200 बोल्ट्स पड़े हुए और 400 रॉड्स पड़ी हुई हैं। ये बोल रहा है कि इसको जो है ना एक ऐसा फेंस बनाना है जिसकी लेंथ 6 सेंटीमीटर। लेंथ 6 सेंटीमीटर का मतलब है कि n की वैल्यू 6 है, ठीक है ना। देखो ये लेंथ दी हुई है ना, ये 1 2 3 4 इस तरह 6 वाली लेंथ चाहिए। तो 6 वाली लेंथ के अंदर अब मैंने चेक किया बोल्ट कितने चाहिए होंगे, बोल्ट अगर 3 के फर्क से मैं ले जा रहा हूँ तो 6 जो होगी उसमें 20 बोल्ट चाहिए होंगे, और रॉड्स कितनी चाहिए होंगी, 41 रॉड्स चाहिए होंगी। तो अब मुझे ये बताओ जरा कि इसके बाद 200 बोल्ट हैं और 400 रॉड्स हैं, बताओ ये कितने भी बना सकता है ये। इसके बाद 200 बोल्ट हैं, 200 बोल्ट इसके पास हैं, और एक शेप के अंदर 20 बोल्ट इसके यूज हो जाएंगे। देखा जाए तो कितने शेप्स के लिए बोल्ट काफी हैं इसके पास, 10 फेंसेस बना सकता है ये बोल्ट के लिए, 10 फेंसेस जितने बोल्ट हैं इसके पास। लेकिन रॉड्स क्या इसके पास 10 फेंसेस जितनी हैं, रॉड्स इसके पास 410 नहीं है ना। एक दफा फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखो इसके पास जो है टोटल 200 बोल्ट्स हैं और इसके पास जो है कहते हैं 400 रॉड्स हैं। एक शेप को बनाने के लिए 20 बोल्ट चाहिए होते हैं।
तो अब 200 बोल्ट है, उसका मतलब 10 फेंसेस बना सकता है ये। लेकिन ऑन द अदर हैंड हम ये देखते हैं कि रॉड्स के पास कितनी है, रॉड्स हैं 400, और एक शेप को बनाने के लिए, एक फेंस को बनाने के लिए 41 रॉड्स चाहिए होती हैं। तो अब ये अगर 10 पूरे फेंसेस बनाएगा तो बोल्ट तो ठीक है, इसके बाद 200 हैं तो ठीक है, पूरे हो जाएंगे। लेकिन जो रॉड्स हैं वो 400 हैं और एक में 41 लग रही हैं, तो अगर 41 मल्टीप्लाई बाय 10 10 बनाएगा तो 410 रॉड्स चाहिए होंगी। रॉड्स तो 410 नहीं है, कम पड़ जाएंगी। तो रॉड उसके बाद कितनी है, एक कम बनाना पड़ेगा फेंसेस को। इसको जो है ना ये 9 बना सकता है मैक्सिमम, जो है वो एक इसको कम करना पड़ेगा, एक पूरे 10 शेप पूरे नहीं कर सकेगा ये। ठीक है ना, आपको बात समझ में आ रही है? देखो 9 शेप्स तो पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, 9 शेप्स के लिए उसके बाद बोल्ट भी हैं, रॉड्स भी हैं, लेकिन जो आखिरी शेप होगा उसके लिए इसके बाद बोल्ट्स तो पूरे हैं लेकिन रॉड्स कम पड़ जाएंगी। रॉड देखो 10 रॉडें कम पड़ जाएंगी। टोटल रॉड एक शेप को बनाने के लिए 41 चाहिए होती हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है ही कैन मेक ओनली 9 फेंसेस, 400 रॉड्स रिक्वायर्ड हैं, इसके बाद नहीं है 400 रॉड, 410 नहीं है। ठीक है ना, अवेलेबल रॉड उसके बाद 400 हैं। ठीक है बच्चों, मैं एक मरतबा फिर से ये वाला पार्ट बता देता हूँ ताकि किसी को कंफ्यूजन कोई रह गई हो तो क्लियर हो जाए। देखो इन्होंने बोला है कि ना इसको एक ऐसा फेंस बनाना है जिसकी लेंथ हो 6 सेंटीमीटर। अब 6 सेंटीमीटर की लेंथ का अगर फेंस बनाना होगा ना तो उसके लिए आपको कितनी, मैंने चेक किया तो हमें 20 बोल्ट चाहिए और 41 रॉड चाहिए। अच्छा, अब मेरे पास क्योंकि बोल्ट जो है टोटल कितने अवेलेबल हैं, 200। 200 को मैंने डिवाइड बाय 20 कर लिया तो मेरे पास आ गया 10। इसका मतलब ये है कि मेरे पास जो है ना 10 फेंसेस बनाने जितने हैं मेरे पास बोल्ट मौजूद हैं। मैंने कहा चलो अगर 10 फेंसेस बना लेते हैं तो मुझे रॉड्स कितनी चाहिए होंगी, 41 रॉड्स लग जाती हैं एक फेंस को बनाने में। 10 फेंसेस के लिए 41 मल्टीप्लाई बाय 10, 410 रॉड्स की ज़रूरत है। लेकिन मेरे पास अवेलेबल रॉड्स कितनी है, सिर्फ 400 हैं। तो मतलब मैं 9 रॉड्स तो पूरी 9 फेंसेस पूरे कंप्लीट कर लूँगा, लेकिन 10 फेंस में मेरे पास 41 की जगह मतलब 10 कम पड़ जाएंगी 41 में से, तो वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ये पूछ रहे हैं हाउ मेनी कंप्लीट फेंसेस कैन ही मेक, तो मैं ये कहूंगा कि 9 फेंसेस कैन बी मेड। ही कैन ओनली मेक 9 फेंसेस। 10वां इसका अधूरा रह जाएगा। यस सबात। सर आप मुझे पार्ट सी एक और बार समझा देंगे क्योंकि मेरा नेट बंद हो गया था तो मुझे समझ नहीं आया। अच्छा, पार्ट सी तो बहुत सिंपल है बेटा। देखो पार्ट सी के अंदर जो है ना वो तो कॉमन डिफरेंस है ना। पार्ट सी में देखो ये वाला आपको निकालना है, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर आर इन टर्म्स ऑफ एन। अब जो रॉड्स हैं इसमें देखो कितना डिफरेंस, पहले वाले में 6 है, फिर 13 है, फिर 20 है। इसका मतलब है 7 का फर्क आ रहा है। फॉर अरिथमेटिक सीक्वेंस है a प्लस b ब्रैकेट n-1, तो 6 प्लस 7 और n-1 किया हमने तो 7n-1 आंसर आ गया। तो सर अच्छा मैं पार्ट डी में ये जो आपने b = 20 लिखा है तो ये सर ये वाला पार्ट भी समझ नहीं आया मुझे, b = समझा 20 क्या लिखा मैंने, इन्होंने बोला है कि ना जो हाउ मेनी कंप्लीट फेंसेस ही कैन मेक व्हिच हैव अ लेंथ ऑफ 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर वाली के लिए हमें कितनी, जिसके b की वैल्यू क्या होगी ये देखना है आपको। अगर आप इस सीक्वेंस में जाओ 5 8 11, 11 के बाद क्या आएगा, देखो 5 8 11 फिर 14 17 और 20, जो छठी टर्म है 6 टर्म है उस पर 20 आएगा। उसके बाद 6 13 20 6 13 20 27, उसके बाद भी 2 टर्म्स अगर हम आगे चले जाएं तो 34 और 41। 6 टर्म के अंदर जो बोल्ट्स हैं वो 20 चाहिए होंगे और रॉड्स कितनी चाहिए होंगी, 41 चाहिए होंगे। ओके सर। ठीक है ना, तो अब हमें ये पता चल गया कि एक 6 सेंटीमीटर का फेंस बनाने के लिए आपको 20 रॉड्स चाहिए होती हैं और 20 बोल्ट चाहिए होते हैं और 41 रॉड्स चाहिए होती हैं। अब आपके पास जो है 200 रॉड्स हैं और 400 बोल्ट्स हैं, तो आप बताओ 200 बोल्ट्स हैं और 400 रॉड्स हैं। अब आप ये बताओ कि कितने फेंसेस पूरे कम्प्लीटली हम बना सकते हैं। तो हमने ये कैलकुलेट किया कि बोल्ट्स के हिसाब से 10 फेंसेस के बोल्ट हमारे पास कंप्लीट है, लेकिन हमारे पास रॉड्स हैं वो 10 के लिए पूरी कंप्लीट नहीं है।
9 फेंसेस हम बना सकते हैं रॉड्स के लिए, बाकी एंड में कुछ कम पड़ जाएंगी रॉड्स। इसका मतलब है पूरे कंप्लीट शेप्स जो हैं वो हमारे कितने बनेंगे, सिर्फ 9 बनेंगे। ओनली 9 कंप्लीट फेंसेस बन सकते हैं, बाकी 10वां जो होगा वो अधूरा रह जाएगा क्योंकि रॉड्स कुछ कम पड़ जाएंगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एक दफा वापस से वीडियो देख लेना, ताकि मैंने 3-4 दफा रिपीट कर दिया ना ये पार्ट। एक दफा वीडियो देख लेना, फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे बता देना, फिर मैं देख लूंगा। व्हाट्सएप पे पूछ लेना है अलग से, ठीक है, किसी का भी कोई हो। यस हंजला, आप कुछ कह रहे हैं बेटा? सर मैं वेबसाइट पे लॉगिन कर रहा हूँ, मैंने अपना सही पासवर्ड और आईडी भी डाली तो भी इनवैलिड दिखा रहा है। मैं बता देता हूँ उसके बारे में। देखो है ना, मुझे सर यस सर ये मोबाइल की एप्लीकेशन पे भी हमको पुराना लॉगिन आईडी पासवर्ड डालना होगा? हाँ, पुराना ही चलेगा बिल्कुल। लेकिन सर अगर पुराना याद नहीं हो तो? अगर याद नहीं हो तो आप नया भी बना सकते हो, कोई इशू नहीं, या फिर आप एडमिन से ले लो। आपको आईडी तो याद होगी ना अपनी, आप अपना नाम बता के भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। आप अपना नाम बता दो, वो आपको आईडी पासवर्ड दे देंगे। ठीक है, लेकिन सर मोबाइल एप्लीकेशन प्लीज जल्दी दे दें, लैपटॉप खराब है। दिन में हो जाएगी। इनफैक्ट हमें तो सैटरडे का बोला था उन्होंने, लेकिन अभी बारिश हो गई तो उसकी वजह से थोड़ा डिले ज़्यादा हो गया। सर मैं एक्चुअली अभी लैपटॉप यूज कर रही हूँ, लेकिन उसके अंदर आ नहीं रहा है लॉगिन के नीचे आप जो बोल रहे हैं। तो बेटा आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना, मैं देख लेता हूँ क्या प्रॉब्लम है, ठीक है? ठीक। ओके बच्चों, सॉल्व करते हैं इसको। द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस आर 1, 3, 6, 10, 15. The nth term of this sequence is 1/2n bracket n plus 1. Find the 19th term. सर 190 आंसर आ रहा है। उसमें 19th टर्म चाहिए आपको, टर्म 19। क्या करेंगे, 1/2 n की जगह 19 डाल देंगे। ठीक है, देन पार्ट बी, 28। write down an expression in terms of n for the nth term of the sequence. अब ये जो सीक्वेंस चल रही है क्या हो रहा है इसमें? फर्स्ट वन हो रहा है 3 फिर 4 तो ये 5। सेम है, लेकिन कुछ फर्क है इन दोनों में। क्या फर्क है, अगर आप मुझे कोई बता सकते हैं क्या डिफरेंस है इन दोनों में? देखो वो 1, 3, 6, 10, 15 है, ये 3, 6, 10, 15। मतलब इसकी जो दूसरी टर्म है, इसकी जो टर्म 2 है, वो इसके लिए क्या है, टर्म 1 है। समझ आ रही बात? मतलब इसकी जो टर्म n है, इसकी अगर टर्म n है, वो इसकी क्या है, टर्म n + 1 है, मतलब एक ज़्यादा है। अगर मैं इसकी फर्स्ट टर्म निकाल रहा हूँ तो उसकी मुझे दूसरी ऊपर वाली टर्म की सेकंड टर्म देखनी पड़ रही है। इसकी मैं सेकंड निकाल रहा हूँ तो उसकी थर्ड टर्म देखनी पड़ रही है। मतलब आप ये करोगे कि ना, इसके अंदर ये जो n की जगह क्या डाल दोगे, n + 1 डाल दोगे। ऊपर जो टर्म है ना आपकी, जो ये फॉर्मूला जो है, इस फॉर्मूले में n की जगह क्या डाल दोगे, n + 1। सर n + 2 होगा ना? n + 1, n + 2 नहीं, मतलब n की जगह n + 1। ये जो 1/2 और n है ना, तो n की जगह n + 1 आ जाएगा। ब्रैकेट में फिर दोबारा n आ रहा है, इस n की जगह भी n + 1 और +1 अलग से भी है। हर n की जगह n + 1 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो इसकी जो पहली टर्म है वो उसकी दूसरी टर्म है, एक टर्म आगे से स्टार्ट हो रहा है ना ये, तो इस वजह से इसका रूल ये है। 1/2 ब्रैकेट में आएगा n + 1 और यहाँ पर आ जाएगा n +1। ये आंसर है। मैं ये बात आपको एक और तरीके से भी समझा सकता हूँ। अब ये देखो जरा कि अगर जो है ना, कहते हैं हम यूँ देखें 1, 3, 5, 7, 9, अगर मुझे इसकी टर्म n निकालनी हो तो क्या फॉर्मूला होगा, a + d ब्रैकेट n - 1। एक है फर्स्ट टर्म 1 है, डिफरेंस कितना है 2 है, और n - 1 2n - 1, ये टर्म n का फॉर्मूला आ गया।
ठीक है ना, ये इस वाली टर्म का फॉर्मूला है। जो अच्छा अब एक और टर्म मैं arithmetic लिखता हूँ सीखी अगर है अपने इसमें, सामने, एक और टर्म लिखूंगा 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। अब मुझे अगर इसका टर्म एन चाहिए हो, वहाँ पंखा स्लो कर, अभी पंखा स्लो कर, अगर इसका मुझे टर्म एन चाहिए हो तो सिंपली क्या करना पड़ेगा मुझे, पंखा स्लो कर। एन की जगह तो मैं क्या करूँ अब? n+1 आ जाएगा। तो ये डायरेक्ट आंसर, ये तरीका है कि अगर एक टर्म आपको दी हुई हो ना, एक सीक्वेंस दी हुई हो और नेक्स्ट एक और सीक्वेंस दी हुई है जिसके एक टर्म आगे से स्टार्ट हो रही है, तो हर n की जगह आप क्या कर दोगे, n+1 डाल दोगे। सर समझ नहीं आया। एक दफा फिर से बता रहा हूँ, गौर से सुनो मेरी बात, ठीक है। देखो मैंने ये 1, 3, 5, 7, 9 ये आपको दिए हुए ना टर्म्स, इसका टर्म एन निकालो। अगर टर्म एन निकालने का तरीका क्या है, a+d ब्रैकेट n-1, a इज द फर्स्ट टर्म और d जो है डिफरेंस है, 1 और 3 के बीच में डिफरेंस कितना है, 2 आ रहा है, और n-1 लगाया मैंने, फॉर्मूला आपका बन गया टर्म n 2n-1, ठीक है। अब एक और टर्म लिखी है मैंने नीचे, एक और सीक्वेंस लिखी है। सीक्वेंस क्या लिखी है, ये 1, 3, 5, 7, 9 था, अब मैंने 3 से स्टार्ट किया, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। तो अब क्या हो रहा है, ये एक टर्म आगे से शुरू हो रही है ना ये वाली इसके, तो यानी कि n की जगह क्या डाल दूंगा मैं, n+1 डाल दूंगा। ये जो फॉर्मूला बन गया ना, इस फॉर्मूले में n की जगह n+1 डाल दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2n+1, ये आंसर हो गया आपका। यानी अब आपको याद रखना है, जब भी एक सीक्वेंस आपको दी हुई है और एक और दूसरी सीक्वेंस का आपको टर्म एन निकालना है, लेकिन क्या हो रहा है उसके एक टर्म आगे से स्टार्ट हो रही है, तो आप क्या करोगे, एन की जगह n+1 डाल दोगे। अगर ये एक और, अगर ये 5 से स्टार्ट हो रहा होता, 5, 7, 9, 11, 13 एंड सो ऑन, तो अब आप n की जगह क्या डालते, n+2, तो टर्म n का फॉर्मूला हो जाता ये 2 और n की जगह n+2 -1। ये आंसर बन जाता है इसका, ठीक है। अब आपको ये एक जनरल रूल पता चल गया कि जब भी आपको इस तरह का केस आएगा कि आपको एक टर्म दी हुई है, उसकी अपने एक सीक्वेंस दी हुई है, उसके nth टर्म निकाल ली है, अब एक और सीक्वेंस जो है वो उसके एक या दो टर्म आगे से स्टार्ट हो रही है, तो आप क्या करोगे, n की जगह n+1 या फिर n की जगह n+2 लगाओगे। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है बच्चों, आज के लिए फिर इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में और कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को। और अभी कुछ होमवर्क में क्वेश्चंस नहीं दे रहा हूँ मैं फिलहाल, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।